दिन रात बेचारे भूखे प्यासे ये गांव वो गांव, यहाँ जाए वहाँ जाए, अपने खर्चों पे जा जाके मीटिंग लेते हैं, अपने समाज को बताते हैं और समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बेहतर काम कर रहे हैं तो हमारे नौजवान के युवा काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए साथियों। किसी समय में हमने एक सपना देखा था कि एक दिन वो दिन भी आएगा जिस दिन हम घर बैठेंगे, घर में रहेंगे, लेकिन हमारे काम करने वाले हजारों हाथ होंगे। और साथियों आज हजारों हाथ पैदा हो गए और ये जो चिंगारी है, ये जो हजारों हाथ है, दिन दोगुनी रात चौगुनी रूप से बढ़ते जाएंगे। और इसके पीछे ये सब हमारे जैश युवाओं का योगदान है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, हम हमेशा हमारे नेताओं के आगे पीछे कहीं ना कहीं दौड़ते रहते थे और कभी भी हमारे नेता लोग हमारे समाज के कार्यक्रम में नहीं आते थे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो हमारे आदिवासी समाज के युवा उनको मजबूर कर दिए कि तुम किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, लेकिन समाज के साथ ही जाना है, समाज में बैठना है। तो जहां आप लोग बैठे हैं वहीं उनका भी स्थान है, कोई विशेष किसी को मंच नहीं दिया जाता। ये बहुत बेहतर परंपरा हम लोगों ने डेवलप की है। आप देखिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन आज विश्व आदिवासी के दिन वो हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच एक साथ आते हैं। ये किसकी देन है? ये किसकी ताकत है? ये आपकी अपनी ताकत है, हमारी ताकत है। इसलिए समाज जब एकजुट रह के आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों पे अत्याचार हो रहा, क्यों हो रहा भाई? हम लोग एक नहीं है, हम एकजुट नहीं है। वो मैं वरिष्ठ लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को तराशो, हमारे युवाओं को तराशो, इनको मदद करो, इनको आगे बढ़ाओ। और यही हमारे समाज की धरोहर है, यही हमारी संपत्ति है। और हमारी जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं हम, उसकी रक्षा करने वाले भी यही है। तो इसलिए हमको हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम हमारे युवाओं को नहीं तराशेंगे हम लोग ठोकरे खाते रहेंगे। आप लोगों से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हम हमारी जो व्यवस्था निर्माण की बात है वो कब करेंगे और ये व्यवस्था क्या होती है? साथियों, आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, यहाँ कार्यक्रम करने के लिए भी हम लोगों को अनुमति नहीं मिल रही थी। अरे भैया, हमारा जल जमीन हमारी धरती है यहाँ पर, और उसके बाद ही परमिशन ले रहे हैं, उसके बाद भी नहीं, अनुमति नहीं मिलेगी। अरे भैया, फिर कहाँ जाके बैठेंगे हम? लेकिन मजबूर होकर प्रशासन को भी यहाँ अनुमति देनी पड़ी। तो हमको हमारी सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब जाके ये लोग हमको कहीं पे भी रोकेंगे नहीं। और सामाजिक व्यवस्था बनाने में जो हमारी सामाजिक एकता जो आज दिख रही है, उसका ये पहला कदम है। जब हमारा समाज एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पे हम एक दिशा में चलेंगे। और ये एक समाज जब बन जाएगा, हमारा एक ताकत बन जाएगी, तो जिस दिन हम इसको वोट बैंक में कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं, हमारा समाज के लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ से इसी कैंडिडेट को तैयार करेंगे और यही चुनाव में हम भेजेंगे। ये यदि हम व्यवस्था कर ली तो ये हमने एक राजनीतिक व्यवस्था तैयार कर ली। और जब ये व्यवस्था हमने कायम कर ली, हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे पास वो आर्थिक व्यवस्था नहीं है। तो उस दिशा में भी हमको, जो हमारा भाई बिजनेस करना चाहता है उसको बिजनेस की दिशा में बढ़ाएं। और एक सामाजिक फंड कहीं ना कहीं हम डेवलप करें हर गांव का, भले हम महीने का 100 रुपये दें या ऐसा कुछ हम टीम बनाएं, तो जिससे हम बेहतर काम कर सकते हैं।
कृपया माइक मांदल वाले भैया, नाचना कूदना बहुत है अपने को, लेकिन हमको आज ये हमारी विचारधारा, हमको हमारी बात सुनना हमें बहुत जरूरी है, इसलिए कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें। मांदल वाले भैया, आपकी भी प्रस्तुति हम मंच के माध्यम से करवा देंगे। आप भी अपनी टीम के साथ तैयार रहें और कार्यक्रम की। तो आज जो हमारे लोग अलग अलग भटके हुए थे, कई जाति समुदाय में बटे हुए थे, आज हम एक नारा लगाते हैं, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो देश पे हम हमारी मालिकियत स्थापित करने की बात करते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इस देश के कौन हो? नागरिक हो कि नहीं हो? क्या बात कर रहे? संविधान में तो ऐसा बताया गया कि आप लोग नागरिक हो। संविधान में ही बताया गया है कि आप मालिक हो, लेकिन हम संविधान को पढ़ते नहीं हैं। नागरिक तो वो लोग हैं जो बाहर दूसरे देश से आए हुए हैं। हम लोग इस देश के मालिक हैं, और मालिकियत साबित करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अरे आज तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। हमारे पुरखों के पास जी तस्वीर लगी ना, पैदल ही घूमते थे, ना मोबाइल होता था, ना रेडियो होता, ना कोई कुछ नहीं होता था। एक टीम से दूसरी टीम को सूचना पहुंचाना तो पहाड़ पे चढ़ के आवाज देते थे ऐसे। आज भी पहाड़ों में आवाज टकराती है तो सूचना देते थे। कहा जाता है कि हमारे पुरखा टंटिया भील की जो उस जमाने में 70,000 टीम थी इनकी, 70,000 दल थे। आप सोचिए कितनी जबरदस्त ताकत थी। अंग्रेजों से लोहा लेना, वो भी तीर कमान से, वो तो बंदूकधारी लोग हैं, उनसे लोहा लेना कितना मुश्किल काम था। लेकिन ये जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताकत टंटिया भील ने डेवलप की थी, जिसके कारण अंग्रेजों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अंत में वही अंग्रेज इस टंटिया भील को रॉबिन हुड के नाम से उपाधि दी। हमारे देश के लोगों ने तो चोर डाकू कहा है, लेकिन वही अंग्रेज हमारे टंटिया भील को रॉबिन हुड की उपाधि दी है। और रॉबिन हुड कौन था? जिसने एक बार निशाना लगाया तो निश्चित है कि 100% उसका निशाना लगता ही था, वो चूकता नहीं था। तो यही खासियत थी हमारे टंटिया भील की भी। और एक खासियत और भी है, टंटिया भील ने कभी भी किसी की इज्जत नहीं लूटी है और न ही किसी गरीब को लूटा है। हमेशा अंग्रेजों को लूटा है और गरीबों में बांटा है। और हमारी माता बहनों का मान सम्मान के साथ उनका विवाह भी कराते थे। और जो उनकी संतान हुई है वो उनको फिर मामा कहने लगी, और इस कारण से आदिवासियों को एक मामा शब्द मिला है। आप लोग कभी, हम लोग तो बहुत देर बाद समझ में आई है, जब कभी इंदौर या कई बड़े शहरों में हमारे आदिवासी लोग जाते थे ना, तो वेशभूषा से देख लेते, कहते अरे ये मामा लोग हैं, ये मामा लोग हैं। हमको ऐसा लगता था कि यार ये गाली है क्या, लेकिन आज गर्व होता है कि हमारे टंटिया भील ने वो मामा शब्द दिया है। तो हमको ये ताकत पहचाननी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत क्रांतिकारी